पूरा दिन आज उसी घटना को सोचते सोचते बीता। किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। टाइम काटे नहीं कट रहा था। मन ये मानने को ही तैयार नहीं हो रहा था कि उस रास्ते पर कोई प्रेत आत्मा है। लेकिन मौसम का ठीक उसी जगह खराब होना, मेरा पूरी तरह भीग जाना, वो पक्षी का अंडा देना और उसके फूटने पर खतरनाक बदबू आना कुछ बड़े रहस्य की ओर इशारा करता था। और सब तो शायद इतना परेशान नहीं करता मुझे, लेकिन वो ठंडी ठहरी आवाज, तुम आ गए दीवान, इसने मुझे बुरी तरह से झंझोड़ दिया था। वैसे तो आम हालात में मैं किसी भी हालत में इस बात को नहीं मानता, पर मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था वो मुझे ना चाहते हुए भी मानने पर मजबूर कर रहा था कि वहां एक प्रेतात्मा है। पर मुझे कुछ और सवालों ने परेशान कर रखा था कि अगर वहां प्रेतात्मा है तो उसने मुझे वहां से आने क्यों दिया। उस समय वो जैसा चाहे वैसा सलूक कर सकती थी, पर क्या वो विवश थी? क्या कारण था जो उसने मुझे यूं ही छोड़ दिया? ऐसे ही बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में आ रहे थे और मेरे सर में बड़ा दर्द था, जिसको नोटिस शायद सभी कर रहे थे, यहां तक कि क्लास में भी मेरा ध्यान नहीं था। अरे दीवान बाबू, घर नहीं चलना है क्या? शर्मा जी की आवाज सुनकर मैं उठा और बिना कुछ कहे उनके साथ ही चल दिया। अरे आप आज इधर किधर? आप तो उस रास्ते से जाते हो ना? उन्होंने आश्चर्य से पूछा, क्योंकि हर रोज उनके मना करने पर भी मैं वहीं से जाता था। मैं बहुत परेशान था और उस रास्ते पर कम से कम आज तो नहीं जाना चाहता था। पर प्रत्यक्ष में मैंने कहा, हाँ, दरअसल आज बाजार में कुछ काम है तो सोचा आप ही के साथ चले चलूं। कौन फिर घर से वापस आएगा? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो आपसे रोज ही कहता हूँ, पर पता नहीं क्यों आपको ही वो भूतों पर पीएचडी करने का शौक सवार है। कहकर वो हंसने लगे, पर मेरा ध्यान उनकी बातों पर नहीं था। मैं गुमसुम सा चलता रहा। घर पहुंचा तो नौकर खाना बनाकर रख गया था। देखा तो कद्दू की सब्जी बनी थी। एक बार फिर हैलोवीन दिमाग में घूम गया। खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं हुआ। कॉफी बनाई और मेडिसिन बॉक्स से डिस्प्रिन लेकर अपने 2 कमरे के लकड़ी के मकान के बाहर बने हुए दालान में आकर पीने लगा। उफ, यह आवाज दिमाग से क्यों नहीं निकल पा रही थी? शाम के 4 बज चुके थे। सूरज इस पहाड़ी के पार अपनी आभा धीरे धीरे छुपा रहा था। आसमान इस समय बिल्कुल साफ था। पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने घर को जा रहे थे और रोज तो मैं देर तक इस स्निग्ध निश्चल वातावरण में डूब जाता था, खुद को भुला देता था। आश्चर्य ये था कि भुला मैंने अपने आप को आज भी दिया था, पर किसी और वजह से। आखिर बहुत देर तक सोचते रहने और सर दर्द से जूझते रहने के बाद अब मैंने निश्चय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस रहस्य का पता मैं लगा कर रहूंगा। और इस निश्चय से मानो एक सुकून सा मिला। अब धीरे धीरे डर खत्म हो गया था, मन संकल्पित हो गया था। न जाने क्यों इस बात को मैंने सभी से छुपा लिया था, शायद इसलिए भी कि कोई भी मुझे ही डांटेगा और मना करेगा वहां जाने को। पर मेरी आप बीती कोई साधारण आप बीती नहीं थी। और फिर इस निश्चय के साथ ही कल मैं अपने साथ हनुमान चालीसा, माचिस और चाकू लेकर जाऊंगा। बाजार चला आया और एक बिसात खाने की दुकान से गंडा बनाने वाले काले रंग का डोरा और ताबीज का सामान खरीद लाया। रात के 8 बजते बजते मैंने गायत्री मंत्र के 21 बार आह्वान के साथ उस गंडे को बनाकर सभी सामान को अभिमंत्रित किया और अपने तकिए के नीचे रख दिया और फिर सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद तो आंखों से कोसों दूर थी। खाना तो खैर होटल से ही खाकर आ गया था। सुबह की घटना को सोचते सोचते बहुत देर बाद फिर पता नहीं कब नींद आ गई। अचानक मैं हड़बड़ा कर उठ जाता हूँ। देखता हूँ कि मेरी लैंप की लाइट बंद हो गई है। मेरे बदन की गर्म लोई शरीर से हटी हुई है। गला सूख रहा था। बगल में रखी बोतल से पानी पीकर जैसे ही दोबारा लेटने के लिए लोई को अपनी ओर खींचा तो मेरी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। उफ, एकदम झक सफेद कपड़ों में से जैसे चांदनी झलक रही थी। एक साया मेरे पलंग के पैतावे पर बेतुकल्लफी से बैठा था। उसके लंबे बाल जैसे तेज हवा से लहरा रहे थे। चेहरा इतना गोरा जैसे सफेद संगमरमर। होंठों पर एकदम सुर्ख लाल लिपस्टिक, मांग में गहरा लाल सिंदूर। पर ये क्या, उसकी एक आंख में जैसे सिलाई कर रखी थी या सर्जरी। वो गालों की ही तरह सिर्फ त्वचा थी, ना कोई पलक, ना कोई पुतली, ना ही कोई स्पंदन। और वो साया जो एक लड़की का लग रहा था, एकटक मेरी ओर देख रहा था। हे भगवान, ये क्या हो रहा था मेरे साथ? मेरे हलक से डर के मारे कोई आवाज नहीं निकल रही थी। कौन थी ये जो इस तरह बेतकल्लफी से मेरे पलंग पर बैठी हुई थी, मेरी ओर एकटक देख रही थी? इसकी एक आंख को क्या हुआ था? ये मुझसे क्या चाहती है? अचानक वो मेरी ओर झुकने लगी। मैं बहुत ज्यादा डर गया। उसी डर के आवेश में मैंने आंखें बंद कर ली और वही ठहरी सी आवाज की सरगोशी। हाँ, ये वही
हूबहू वही आवाज़ थी जिसने सुबह से ही मेरा लहू जाम कर दिया था। चल दीवान चल, मैं तुझे लेने आई हूँ। इतना कहते ही मेरी कलाई पर एक ठंडा बर्फ का जैसा स्पर्श महसूस हुआ। मेरी जबान को जैसे लकवा मार गया, हाथ पैर एकदम ठंडे और रूह कांपने लगी। पता नहीं कैसे मेरे अंदर इतनी शक्ति आई कि मैंने उसका हाथ झटक दिया और तकिए के नीचे से मैंने जल्दी से हनुमान चालीसा और जो भी सामान था निकाला और चीख पड़ा, नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। बाबूजी, बाबूजी, क्या हुआ बाबूजी? अचानक मुझे अपने नौकर की आवाज़ सुनाई दी। आंखें खोली तो देखा कि वो मेरा हाथ पकड़े खड़ा था। क्या हुआ बाबूजी? कोई बुरा सपना देख लिए का? कुछ नहीं रामू, मैं ठीक हूँ। एक कॉफ़ी बना दे। असल में हमारे मकान में पीछे के दरवाजे की चाबी उसी के पास रहती थी, तो वो चुपचाप आकर अपना काम करता रहता था। ऐसा निर्देश मैंने ही उसे दिया हुआ था। सपना? क्या ये सच में कोई सपना था? ऐसा भयानक सपना? मैंने देखा कि मेरे हाथ में बना हुआ ताबीज़ और हनुमान चालीसा रखी हुई है। अपनी कलाई की ओर देखा तो वहाँ हाथ का पकड़े होने का निशान बना हुआ था। नहीं, ये कोई सपना नहीं था। मेरा सारा शरीर भय से थर थर कांपने लगा। बुखार भी हो आया। हे भगवान, किस बुरे वक्त पर यह ख्याल मेरे मन में आया था। अब मुझे विश्वास होने लगा था कि ये किसी की शरारत नहीं है, बल्कि उस रास्ते पर सच में कोई प्रेत आत्मा है। पर वो मुझसे क्या चाहती है? इतना तो तय है कि वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, क्योंकि दोनों बार उसके पास इतना मौका तो था ही कि वो चाहती तो मुझे मार सकती थी। इस विचार ने मुझे थोड़ी हिम्मत और सुकून दिया। तो क्या वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी? वो मुझे कैसे जानती थी? आखिर ये सब रहस्य क्या था? अब मेरी उत्सुकता बढ़ रही थी। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए आपको अगले भाग में रहना होगा और इसके पिछले सारे भागों के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करनी होगी। तो सुनते रहिए और बने रहिए, कहानी चल रही है।